अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके गुलबर्ग में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक सियासत से है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में 2004 से 2007 तक वो वज़ीर रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम में 1990 से लेकर 1993 तक भी वो वज़ीर रहे। अगर हम उनकी तालीमी काबिलियत की बात करें तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 3 दफ़ा से ज़ायद वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह मोहम्मद एजाज़ुल हक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सर, कैसी गुजर रही है ये गर्मियाँ? सबसे पहले तो आजकल ये सवाल करना गर्मियाँ तो ठीक गुजर रही हैं, लेकिन जब झूठ बोल कर कहते हैं कि अब लोड शेडिंग कम हो जाएगी और वो उससे बढ़ जाती है तो वो गलत बात है। सर, वो तो आपके कज़न नहीं है? कज़न हाँ थे, सुतेले। सुतेले कज़न थे। अच्छा सर, इस प्रोग्राम का हम आगाज़ अमूमन बचपन से करते हैं, फिर जवानी पे आपकी स्टडीज़ पे बात होगी। तो बताएं आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन गुजरा, पैदाइश मेरी नौशहरा की थी और बचपन वहाँ गुजरा जहाँ जहाँ मेरे वालिद की पोस्टिंग्स होती रही। ठीक। तो कुछ वक्त पेशावर में, फिर रावलपिंडी, सही। दोनों जगह सेंट मेरीज़ स्कूल में। उसके बाद कोयटा उनकी ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा। फिर कोयटा रहे कुछ अरसा। उसके बाद 5th 6 से लेकर मैट्रिक तक मुल्तान में, और फिर उसके बाद मैं FC कॉलेज लाहौर आ गया था, यहाँ बोर्डिंग में था। अच्छा। तो FSC यहाँ से किया था और उसके बाद फिर मैं चला गया था अमेरिका पढ़ने के लिए, और फिर वहीं से ग्रेजुएशन की, वहीं से मास्टर्स की, वहीं से जॉब शुरू कर दिया। तो 19 साल मैं जो था ना वो बाहर रहा मुल्क से, और 19 साल के बाद फिर 1988 में वापस आया और फिर 90 में सियासत में आ गया। सर, बचपन का कोई यादगार किस्सा जो आज भी आपको याद हो? बचपन के बहुत से यादगार किस्से हैं जो अच्छे अंदाज में भी हैं, बुरे अंदाज में भी हैं। सर, एक एक दोनों सुनाए। नहीं, अच्छे अंदाज में तो खैर बहुत से थे। बुरे अंदाज में ये था कि जब एक दफ़ा पोलियो की वबा कह रहे थे फैली हुई है जी, तो हमें स्विमिंग पे पाबंदी लगा दी थी उन्होंने कि स्विमिंग पूल में नहीं जाना। तो मैं छुप के बहन भाइयों को लेके चला गया था। तो हमने जाके स्विमिंग की, जब वापस आए तो पकड़े गए। तो वो फिर बड़ी डांट पड़ी थी उसको। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 हैं ऑल टुगेदर। अच्छा, माशाल्लाह। तो 3 बहनें हैं मेरी और हम 2 भाई हैं। ठीक। और मैं सबसे बड़ा हूँ। फिर मेरी दो बहनें हैं, फिर भाई है, और फिर सबसे छोटी ज़ैन ज़िया जो कि अपना वीलॉग भी कर रही हैं और आजकल उसका भी बड़ा अच्छा लोग देखते हैं उसके भी वीलॉग को। सर, अगर आप सबसे बड़े हैं तो इसका मतलब हुआ कि घर पे आपका राज चलता होगा, आपकी हुक्मरानी चलती होगी। देखिए, हुक्मरानी तो जब तक चलनी थी तो उस वक्त तो मुल्क से बाहर था मैं। तो मेरे वालिद का जो दौर था बड़ा लंबा तवील, 11 साल, और मैं तकरीबन उस पूरे दौर में बाहर रहा मुल्क से। और मैं उन दिनों में जॉब कर रहा था, बहरीन में रहा, फिर आयरलैंड में रहा, फिर मैं इधर लंदन में रहा एज बैंकर। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर वापस जब उनका क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद फिर मैं मुल्क में वापस आया। अच्छा सर, आपने कहा कि थ्रू आउट जब तक आपके वालिद यहाँ पे हुकूमत में थे, हुक्मरानी थी उनकी, तब आप बाहर थे। सर, आपने उस टाइम में वापस आने का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि लोग तो चाहते हैं भाई कि अगर हमारा अब्बा या मतलब MN MP लग जाए तो ज़रूर आके मौजे लूटे, प्रोटोकॉल के मज़े। वो यही वजह है कि आज इज़्ज़त के साथ बैठे हुए यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है किसी ने उंगली नहीं उठाई इस लिहाज से कि कोई ऐसा काम किया हो कि हमने कोई मफाद हासिल किया हो। तो इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करते हैं। पहली बात ये थी। दूसरी बात, मेरे वालिद ने एक दफ़ा वैसे ही ज़िक्र किया था कि माजी के हुक्मरान इसलिए बदनाम हुए कि उनके बच्चों ने जो है वो मुफाद या फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जिसमें तकरीबन सारी, अब मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन सभी आए थे। और ज़्यादातर हुक्मरानों की कोशिश ये रही कि क्योंकि बादशाह थे ना पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा जी मेरे बाद मेरा वली अहद कौन होगा। उस वली अहद को पैदा करते करते पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा देते। अच्छा, सर ये बताइएगा कि
अमूमन हर औलाद अपने वालिदैन पर फ़ख्र करती है, तो यकीनन आपको भी अपने वालिद पे फ़ख्र होगा। तो उनका कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा इक़दाम था जिस पे आप बहुत फ़ख्र करते हैं आज तक? देखिए उनके जितने भी इक़दाम थे बड़े पाकिस्तान के लिए बड़े मुफीद साबित हुए। सबसे बड़ा जो मुझे जिस पे फ़ख्र है उनका जो फ़ैसला था जहाद अफ़गानिस्तान में इनिशिएटिव लेने का, और मेरा ख़्याल है कि वो एक मार्का था जो कि दुनिया की तारीख़ जिसने बदली, और उस की वजह से कि उन्होंने कहा कि हमने इस नॉन अलाइंड कंट्री की हेल्प करनी है, क्योंकि ख़तरा था कि कहीं ये अफ़गानिस्तान से आगे की तरफ ना बढ़ जाएं। तो वो एक ऐसा फ़ैसला था जिसने कि एक सुपर पावर के में से 6 इस्लामी मुल्क निकाले। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि हमारा जो आज जिस वजह से हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, जिस वजह से हम महफूज हैं, ये पूरा पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम जो था वो इस वजह से बना कि जहाद अफ़गानिस्तान हो रहा था, और अमेरिका को उस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत थी क्योंकि कोल्ड वॉर थी, आपको मालूम है उन दिनों में। तो कांग्रेस और सेनेट हर साल कहती थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर होने को जा रहा है, लेकिन इन पे सैंक्शंस लगाई जाएं, इनकी हेल्प ना की जाए। लेकिन उन्हीं सैंक्शंस के दौरान उनका जो प्रेसिडेंट होता था वो कांग्रेस और सेनेट को ओवररूल करके वीटो देता था। अच्छा। और वो साइन करता था कि मैं गारंटी करता हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट बिकमिंग एन एटॉमिक पावर, और मैं उनको वेवर देता हूँ। अच्छा। उसी वेवर में हमने F-16 तैयारे भी ले लिए, उसी वेवर में पाकिस्तान की हेल्प भी हो गई, उसी वेवर में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो 1977 से पहले शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1984 में। सर इसका सेहरा तो क्या भुट्टो हुआ? साहब के सर नहीं जाता? जी, उन्होंने इब्तिदा की थी इसकी। अच्छा। इब्तिदा करना और बात है, उसको मुकम्मल करना और बात है। मुकम्मल वो हुआ उस पीरियड के दौरान 1983-84 में कोल्ड टेस्ट हुआ। अच्छा। और 1986 में फिर इंडिया को भी जनरल ज़ियाउल हक ने बावर करवाया अच्छा। कि जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। तो उस वक्त जो 1 मिलियन के करीब उनकी फ़ौज हमारे बॉर्डर पे थी, एक तरफ रशिया था, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को सैंडविच बनाना चाह रहा था। तो फिर आपको सुना होगा आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी के बारे में कि वो फिर गए एक बहाने से इंडिया, तो उनको बता कर आए, जिसकी वजह से ओके। कि वो आर्मी जो है वो डिफ्यूज़ होगी उनकी और वापस चले गई। अच्छा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग थे जो आपके वालिद के साथ साथ थे उस वक्त, लेकिन बाद में उनके ख़िलाफ़ सफ़ारा हो गए। कौन कौन से लोग उनमें से शामिल देखिए थे? ख़िलाफ़ तो जो उनके साथ थे बहुत कम हुए। कुछ उनके साथी नहीं रहे दुनिया में। कुछ जो थे वो जिनको उन्होंने बिल्कुल कह लें कि सियासी परवरिश की उनकी, वो बाद में फिर कुछ उनकी फ़ौज के साथ इख्तिलाफ़ात जब पैदा हुए तो उन्होंने फिर उनका जनरल ज़ियाउल हक शहीद के साथ नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान के साथ उनके डिफरेंसेस पैदा हो गए, जिनमें नवाज शरीफ साहब हैं, आपने देखा होगा। अच्छा। ख़ास तौर पे जितने आज की असम्बली में जितने लोग हैं, ये उसी गमले की पनीरी है जो अब बड़े होकर पार्लियामेंट तक पहुँचे। सर मैं वही कहने वाली थी कि मतलब मियाँ साहब तो ज़िया साहब के छोटे बेटे के हवाले से मशहूर थे। छोटा बेटा कहा जाता है? बड़े बड़े छोटे बेटे ओके। तो फिर मतलब आपकी फिर आपने 1990 से 1993 तक मुस्लिम लीग नून में भी आप रहे। फिर उनसे दूरी की वजह क्या बनी? नहीं, मेरी उनसे कोई ऐसी दूरी तो नहीं हुई। मैं जब पॉलिटिक्स में आया 90 से लेकर 99 तक, तो मैं उन्हीं के साथ रहा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था मैं पार्टी का। और 99 में जब वो मुल्क छोड़ कर गए, जब कू हुआ तो 2002 में वो मुल्क छोड़ के चले गए थे, तो फिर कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स करनी थी ना। उस वक्त भी हमने उनको नहीं छोड़ा, ना किंग्स पार्टी ज्वाइन की, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद बनाकर उस पर इलेक्शन लड़ा हमने। अच्छा सर, वैसे आपने अपनी पार्टी बनाने को क्यों फौकियत दी? वो इसलिए दी कि एक तो किसी की मुताजी नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है ना इस बेसिकली मौरूसियत है, बादशाहत है। तो जो भी अपनी पार्टी को हेड कर रहा होता है वो समझता है कि मैं बादशाह हूँ, बाकी सब गुलाम हैं। उससे पहले तो आप नून लीग में भी तो रहे। उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए इसी वजह से तो हमारे डिफरेंसेस रहे जब तक हम नून लीग में रहे। अच्छा। कि एक तो ये कि हमारा पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत थी जनरल ज़ियाउल हक
के शहीद होने के बाद। दूसरा ये था कि कभी ऐसा नहीं किया कि सच्ची बात ना बताई हो, और जब आप हुक्मरानों को सच्ची बात बताते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, अच्छा, चाहे कोई भी हो। तो आपका कहना है कि आपकी सच्ची बातें उनको ग्रां गुजरी और आप बहुत बहुत ग्रां गुजरती हैं क्योंकि समझते हैं कि अब मैं अकले कुल हूँ। ये ऐसा एक आ जाती है स्टेज, ये कुर्सी ऐसी चीज़ है कि जब आप उस पर बैठ जाते हैं तो पहले चंद साल आप समझते हैं कि मैं इतना समझता नहीं हूँ, फिर बाद में आप समझते हैं कि जो मैं कह रहा समझता हूँ हूँ वो कोई ये नहीं सच है, समझता। जो दूसरे कह रहे हैं वो सच नहीं है। अच्छा, बुनियादी वजह और ये वहीं जाके फिर मार खाते हैं, वहीं जाके इनको प्रॉब्लम शुरू होते हैं, क्योंकि वहीं जाकर फिर इनको क्योंकि ये फिर किसी की सुनते नहीं है, वो कहते हैं नो यू डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग इज़ करेक्ट। अच्छा, तो सर क्या मियाँ साहब अपनी पार्टी में किसी की भी नहीं सुनते? नहीं, अब सुनते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सुनते। बात ये है कि कोई बहुत सारी सीनियर क़यादत उनके साथ है, क़यादत उनके साथ है और हिम्मत करते होंगे, शायद सच बताते होंगे उनको और बताना चाहिए भी। पर अब भी अगर सच बताएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हालात क्या है, और जो उन्होंने किया है, ये इकदाम किया है जो रिजीम चेंज का हुआ है, उससे उनको कितना नुकसान हुआ है शायद उनको पता हो, या आगे चलकर पता लग जाएगा। सर, रिजीम चेंज जो आपने ये बात कही, और मैं आपका एक इंटरव्यू भी देख रही थी, उसमें भी आपने कहा कि खान साहब के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। सर, वाकई साजिश हुई है? ये साजिश तो हुई है, इसके अलावा तो कोई इतने पाकिस्तान के अब बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत से अवामल होते हैं। मेरे ख्याल में उसकी तफसील में जाने के बजाय, एक तो बाहर से भी वो आ गया था, मरासला आ गया था, मैं उसको इतनी अहमियत नहीं देता। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होती हैं, लेकिन एक कस्म आप समझते हैं कि इब्तिदा कह लें इसको, लेकिन बाहर से कोई साजिश कामयाब नहीं होती जब तक अंदर से ना हो। और अंदर से इस तरह होती है कि पैसे दिए जाते हैं, लोगों को दड़बे में बंद किया जाता है, उनको फिर दाना डाला जाता है, फिर वो जो है वो एक जगह से तरफ इशारा है आप? एक जगह से जिस तरह कबूतर होते हैं ना तो सब उड़ाते हैं उनको। हाँ। तो वो है कि आप अगर आपके अच्छे कबूतर हैं तो वो दूसरों को घेर के ले आते हैं। तो ये जो मतलब सारा मजमुआ बना है एक 313 जमातों का, अच्छा, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सर ये हेड कौन कर रहा है इसको आपकी नज़र में? आपको लगता है जो वाकई इसके पीछे वो है? मेरे ख्याल में हेड का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसके हाथ में ट्रम्प कार्ड है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। गेम चेंजर। यू कैन कॉल हिम द गेम चेंजर, और ही इज़ द वन हु इज़ नाउ कॉलिंग द शॉट, बिकॉज कि अगर वो हट जाएँ पीछे, अभी तो इस वक्त तो 2 सीटों पे खड़े हुए हैं, MQM भी हट जाए, लेकिन उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है जितने जरदारी साहब के पास है। सर पिछले दिनों अभी खबर आई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी वो 10 साल तक आई थिंक टाइम पीरियड पूरा करेंगे, एक साथ मिलके चलेंगे। आपको लगता है ये 10 साल वाली बात ये लोग साथ चल सकते हैं? अगर इनको आप वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पेपर दिखा दें जो लंदन में साइन हुआ था, हाँ जी, तो बिफोर जब उससे पहले कि उसकी इंक सूख गई थी, तो ये एक दूसरे को छोड़ चुके थे। अच्छा, तो जितने ये होता है जैसे PDM बनी, सर क्या पता वक्त के साथ सबक सीख लिया हो? अगर सबक सीख लेते तो ये हालात ना होते जो आज ये हालात हैं। सबक ही तो नहीं सीखा, बात यही है, सबक नहीं सीखा। क्योंकि देखें, बात ये मैं कहता हूँ कि सियासत के अंदर से जब तक हम मुनाफकत और झूठ को नहीं निकालेंगे, जी, जब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और जब एक दूसरे का साथ दें, अगर दिल से दें, तो एक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात है ना, कि एक दूसरे को ये कहा जाए कि हम तुम्हें सड़कों पे घसीटेंगे, पेट चाक करके पैसे निकालेंगे, और फिर अगले दिन आप देख रही हो कि गाली दे रहे हैं और फिर गले मिलकर मुंह चूम रहे हैं एक दूसरे का। तो इस तरह तो काम नहीं चल रहा सर। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी की सारी ही एक दूसरे के बारे में जब अपोजिशन में होती हैं, हुकूमत में होती है, इस तरह के बयान देती हैं। और जब अभी थोड़े दिन के बाद फिर आप देखेंगे कि थोड़े दिन के बाद, हाँ, थोड़े दिन। अच्छा सर, क्योंकि हम सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब के टाइम की तो आपने बताई कि दूरी की वजह क्या बनी, उसके बाद 2004 से 2007 तक आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहे, उस हुकूमत में काम करना आपको कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस? देखें, इनिशियली तो उसमें 2 चीज़ें थी, और ये हमेशा जो फ़ौजी हुकूमतें होती हैं उनके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। मैं तो खैर सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के साथ काम किया, लेकिन ये था कि एक आप अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते थे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त मेरे साथ थे ज़फ़रुल्लाह जमाली, और उसके बाद थे शौकत अज़ीज़, दोनों के साथ मैंने काम किया। अच्छा, तो कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई।
अच्छा। यहाँ तक कि अगर प्राइम मिनिस्टर कॉल करे और मैं कहूँ कि नहीं ये नहीं हो सकता तो ही वुड नॉट इंसिस्ट। तो इस लिहाज से काम करना बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 2 डिसीजन जो थे वो उनसे हमें पॉलिटिकली बड़ा नुकसान हुआ सर वो कौन और उनको भी हुआ। एक उनका लाल मस्जिद जो मैं समझता था कि बाय निगोसिएशंस हो सकता था लेकिन जल्दबाजी की। दूसरा उनका जो इफ्तिखार चौधरी के साथ जो झगड़ा हुआ और सारी जुडिशरी को अपने ख़िलाफ़ कर लिया और एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली उसके बाद, ये 2 उनकी बड़ी गलतियाँ। सर आप दोबारा इलेक्शंस होते कब देख रहे हैं इस मुल्क में? मैं तो इलेक्शन अगर खान साहब थोड़ा तहम्मुल से काम लें तो इसी साल में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, आपके ख्याल में इसी साल हो जाएंगे। और सर आपने खान साहब से मुलाकातें भी की उनके इक़्तिदार से हटने के बाद। खान साहब की सियासी पोजीशन इस वक्त क्या है? देखें, पहली बात तो ये कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका थोड़ा बहुत नाराज़गी हो जाती है ना तो उसमें फिर आपको बड़ा सोच समझ कर कदम उठाने पड़ते हैं। अच्छा। मतलब कि दीवार में सर मारने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना, तो बेहतर है कि कोई रास्ता बीच में से निकालना चाहिए। अच्छा। तो गुस्सा बहुत होता है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ भी समझते थे कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने निकलवाया, हालांकि हुआ कोर्ट के ज़रिए था जिसने भी किया। तो उन्होंने भी फिर वो जब कौम से खिताब तो नहीं कर रहे थे लेकिन एक जलसे में गुजरांवाला में आपने देखा होगा जी सर, तो वीडियो फिर लिंक के उन्होंने जरिए। सारा गुस्सा अपना जो है वो निकाला वहाँ पर। तो खान साहब को भी उसी किस्म का गुस्सा है। अच्छा। वो उन्होंने कह दिया मुझे क्यों निकाला, हाँ। तो इन्होंने कह दिया मेरे खिलाफ साजिश हुई है। बात एक ही है। तो इसलिए जल्दी अगर ये मामला ठीक करने हैं तो खान साहब शुड बी फ्लेक्सिबल, दी अदर साइड शुड बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो, और मुल्क की खातिर, क्योंकि अगर ये मामला ठीक ना किए जी। तो मैं ये तो नहीं कहता जो खान साहब ने कहा था, क्योंकि सारा आपका बेस जो आपकी इकॉनमी पे है। बिल्कुल। इकॉनमी को संभालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कंटिन्यूटी और एक स्टेबिलिटी। बिल्कुल। तो इस वक्त ना कंटिन्यूटी है ना स्टेबिलिटी है। तो श्रीलंका का हाल आपने देखा कि हाल ही में क्या हुआ। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान श्रीलंका बने। खान साहब ज़रा आगे बढ़ गए थे, उन्होंने कहा अगर इकॉनमी ना ठीक हुई तो फिर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ख़तरे में है, हमारी फ़ौज को भी हो सकता है, बिल्कुल। हमारा मुल्क के भी 3 टुकड़े, ये वो मतलब इस नहीं तरह के वो बयान नहीं कहना चाहिए था उनको। इकॉनमी को ठीक करने के लिए सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आप मुस्तकबिल में खान साहब में फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं और आप समझते हैं कि मामला तय पा रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं? डायलॉग्स तो देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में अगर सबसे ज़्यादा इख्तलाफ था तो जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ और पीपल्स पार्टी में था। सही। उस ज़माने में भी राब्ते थे। अच्छा। मुझे तो पता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप तो घर के बच्चे बिल्कुल हैं। मुझे पता है कौन कौन मिलने आता था, कौन कौन सी बातें होती थी। सर वैसे थोड़ा सा बताएं तो मामला कौन तय भी मिलने आता? देखें, मुस्तफ़ा खर साहब थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे, अच्छा। भुट्टो साहब के और बहुत करीबी साथी थे जिनका ताल्लुक था। इसलिए नहीं कि वो आगे कहते थे हम पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो आकर कहते थे जी बेगम साहब की तबीयत ख़राब है, उन्होंने बाहर जाना है, इलाज के लिए उनको इजाज़त दे दें। तो फिर उनको इजाज़त मिल भी गई। फिर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बीच में बातचीत करने वाली होती हैं, वो होती रहती हैं बातें। तो वो इख्तलाफ अब इस वक्त तो नहीं है वो इख्तलाफ जो उस वक्त इख्तलाफ था। अगर उस वक्त भी बातचीत हो सकती थी तो आज भी मैं समझ रहा हूँ कि जब हम बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत हो रही होगी, कहीं ना कहीं बातचीत। सर आप समझते हैं कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनता देख रहे हैं उनको? देखिए, हम जब भी सोचते हैं ना ये अब मैं आपको सही खान बात साहब कहते हैं बता रहा अवाम हूँ। उनके साथ है। हाँ? खान साहब कहते हैं अवाम अवाम उनके साथ बिल्कुल उनके साथ है। और आई थिंक अगर सही फैसला हुआ होता और पीडीएम में थोड़ी सी अक्ल होती उस वक्त, जहाँ खान साहब देखें 3.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर है। मैं एज ए पॉलिटिशियन मैं उनको कभी नहीं मिला। हाँ जी। हालांकि कोई कौन नहीं चाहता कि मैं भाई प्राइम मिनिस्टर से मिलूँ, मैं जाकर पूछूँ उनसे ये बात करूँ। बिल्कुल। तो अगर इनमें अक्ल होती तो उस वक्त ये बजाय हुकूमत में आने के ये इलेक्शंस पे मान जाते। खान साहब की पॉपुलैरिटी उस वक्त बिल्कुल ज़मीन पे लगी हुई थी और पीएमएलएन उस वक्त छत पे थी। अब उल्ट हो गया। इस वक्त पीएमएलएन ज़मीन पे लगी हुई है। ये मानेंगे नहीं वैसे ये, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में पता नहीं लगना, ये असली इंतखाबात में पता लगेगा कि क्या पोजीशन है। तो सर ज़िमनी में क्यों नहीं पता इनको चाहिए, हाँ ज़िमनी में नहीं पता लगेगा क्योंकि वो मैनेज होते हैं सब।
अच्छा। जिस तरह 2018 में लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि सिलेक्टेड है, अब ये कहते हैं इम्पोर्टेड है, तो वो अब पता नहीं डिपोर्टेड होगी या कोई और नाम देंगे उसको। अच्छा, आप समझते हैं कि अगले इलेक्शंस में पता चलेगा? इलेक्शन में पता चलेगा कि कौन, अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो गए जो होने चाहिए इस मुल्क के अंदर। तो खान साहब को दोबारा आता देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मैं देखे ना 1999 के बाद 2002 में जब मियाँ साहब 10 साल के लिए बाहर चले गए, तो हर आदमी ये सोच रहा था और हर अदारा ये सोच रहा था कि ही इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक इन पॉलिटिक्स। बिल्कुल और आपने देखा कि वो वापस 2008 में आए बिल्कुल और 2013 में वज़ीर आज़म बन गए वो। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि आपने मियाँ साहब की बात की, तो ये भी बताइएगा कि अब जैसा कि हमने देखा कि वो बीमार थे और उनको नाअहल करार दिया गया और उसके बाद वो बाहर चले गए, अभी तक आए नहीं। एक तो ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि मियाँ साहब की वापसी कब होगी, और सेकेंडली ये कि जो पॉलिटिक्स है, अमली सियासत है, उसमें आप दोबारा मियाँ साहब की वापसी देख रहे हैं? देखिए मैं अगर मुझसे पूछा जाए और अगर वो मुझसे बात कर रहे हो जी तो मैं उन्हें कहूँगा कि इस वक्त पंजाब में आपकी हुकूमत है, जी मरकज़ में आपकी हुकूमत है, सिंध में आपकी हुकूमत है, तो जब तो मतलब ठीक। भाई भाई बन गए ना। हाँ जी, और बलूचिस्तान में भी तकरीबन आपकी हुकूमत आपकी है। हुकूमत है। तो सही। पहले दिन उनको चाहिए था वापस आ जाते, हाँ, लेकिन उन्होंने फ़ैसला नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि ये हुकूमत जो है इतनी पायदार नहीं है और ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेगी, तो वो नहीं चाहते कि दोबारा जेल में जाएं। तो वो इस ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे कि जब मामलात बेहतर होंगे फिर वो आएंगे वापस। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये मखलूत हुकूमत जो कायम की गई है, दावे तो बहुत कर रहे हैं बातें, लेकिन अभी हम लोड शेडिंग भी अपने सामने देख रहे हैं, महंगाई भी हम देख रहे हैं। आपको लगता है जो बातें कही जा रही हैं कि हम डिलीवर करेंगे, डिलीवर कर पाएंगे ये लोग? नहीं कर रहे। डिलीवर इसलिए नहीं कर पाएंगे कि फ़ैसले का मरकज़ जो है वो मुल्क से बाहर है। तो जब तक मरकज़ मुल्क के अंदर नहीं होगा और एक जगह नहीं सर होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह रहे नहीं, हैं? मुझे मालूम है ना, मैं बहुत सी चीज़ें कोट कर सकता हूँ कि पूरी हुकूमत को बाहर क्यों बुलाया गया, ऐसे लोगों को क्यों लगाया गया कि जिनके लगाने से एक दफ़ा फिर आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां आ गई। तो ये वजूहात हैं जो हम देख रहे हैं। एज ए पॉलिटिशियन आई कैन टेल यू कि जब तक फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे, जब तक कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक पायदार हुकूमत नहीं आएगी, मामला ठीक नहीं हो सकते। खान साहब ने आपको पार्टी की तरफ से ऑफर की पार्टी ज्वाइन करने की अपनी कहा पार्टी? उन्होंने एक दो मरतबा कहा, लेकिन हमारी अपनी छोटी सी जमात है, किसी के मुताज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आई कैन एटलीस्ट इफ़ आई एम नॉट इन द पार्लियामेंट, और जो मुझे अब इतना शौक भी नहीं, आपको सही बात बताऊँ, अच्छा आई बीन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 5 टाइम्स। ओके 11 मरतबा मैंने बड़े करीब से 11 साल अपने वालिद के ज़माने में सारी चीज़ें देखी हैं, सारी दुनिया में ट्रैवल किया है। कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट नहीं जिससे मैं मिला ना हूँ। पूरे जीसीसी में पर्सनल ताल्लुकात भी थे। तो अब एक दो चीज़ें मैंने फ़ैसला किया, एक तो झूठ नहीं बोलना, एक मुनाफकत नहीं करनी। अगर खान साहब गलत कर रहे हैं उसके मुंह पे कहूँगा, अगर दूसरी जमातें गलत कर रही हैं उनके मुंह पे कहूँगा, और जो भी बात करनी है अगर पाकिस्तान के हक़ में है तो करनी है, वरना नहीं करनी। सर आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि डिक्टेटोरियल रजीम में आप ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं पॉलिटिक्स में, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं तो दो बातें आपको बताऊँ। एक तो ये कि 1999 में जब मार्शल लॉ लगा, मेरे परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सही। उन्होंने यहाँ तक भी मुझे पैगाम दिया था कि आपको अगर आगे इलेक्शंस होंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे। अच्छा 2002 में जब इलेक्शंस होने थे, उससे पहले जुलाई 24 डेट भी मुझे याद है, उन्होंने मेरे साथ कोई 1-1.5 घंटे की मीटिंग की और मुझे उन्होंने कहा कि आप पार्टी का इलेक्शन लड़ें एंड टेक ओवर द पार्टी एंड वी विल फैसिलिटेट यू। उस वक्त तो वही थे ना, मतलब वही चला रहे थे। लेकिन कुछ हमारे पॉलिटिकल इख्तिलाफात की वजह से, कुछ जेलसी की वजह से वो नहीं अचीव हुआ। तो फिर मैं, अगर आप कह रही हैं ना कि मैं डिक्टेटोरियल रजीम्स में एक्टिव रहता हूँ, तो आई लेफ्ट जनरल परवेज़ मुशर्रफ। अच्छा और वो वक्त था कि जब कोई सोच ही नहीं सकता था कि किंग्स पार्टी के अलावा आप इलेक्शन जीत भी सकते हैं। तो हमने अपनी पार्टी 4 दिन में बनाई, कोर्ट में गए, ये हमारे ख़िलाफ़ भी आए। और ख़िलाफ़ आकर जब इनसे पूछा जज ने कि आप क्यों इजाज़ुल हक़ को सिंबल नहीं लेने दे रहे पार्टी के लिए, तो उन्होंने कहा जी ही इज़ आवर एसेट, वी डोंट वांट टू लूज़ हिम। तो फिर जज ने ज़बरदस्ती जो है हमें सिंबल दिया
और विद इन डेज़ हमने अप्लाई किया और मैं जीत गया इलेक्शन उसमें। तो 2 साल तक तो मुशर्रफ साहब से मेरी बात भी नहीं थी, यानी आई डेंट सी हिम। बिफोर दैट वी वर वेरी क्लोज। और 2004 में फिर जब जमाली साहब ने, क्योंकि ही वर्क विद माई फादर, ही इज़ अ गुड फ्रेंड, ही वाज अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कहा कि आई वांट टू टेक हिम ऑन बोर्ड। और फिर उस वक्त क्योंकि रिलीजियस पार्टीज़ का और इनका बड़ा इख्तलाफ चल रहा था, और मेरे वालिद की वजह से रिलीजियस पार्टीज़, एक मैं उनको अपना असासा समझता हूँ, जो पाकिस्तान में हैं, वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि थोड़ा वेस्टर्न एक्सपोजर भी था, तो वी हैड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिलीजियस पार्टीज़ एंड द वेस्ट, क्योंकि उनके जो उनका परसेप्शन था वो बड़ा ख़राब था। तो वी दैट इज़ वाई आई वॉज ब्रॉट इन के करें। हालांकि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, ना मेरा कोई रिलीजियस बैकग्राउंड है, लेकिन आई थिंक दैट वाज अ गुड पीरियड टिल द टाइम कि वो लाल मस्जिद का मसला हो गया। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी पार्टी अगर हुकूमत में आ जाती है तो वो कौन सा ऐसा काम है जो आपकी पार्टी करेगी जो इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं किया? अगर मैं कहूँगा तो लोग फिर यकीन नहीं करेंगे कि मैं बहुत से लोगों को जो सियासत से बाहर कर दूंगा पहले सबसे। उनमें सरफहरिस्त कौन होगा ये बताएं? ये जो केसेस चल रहे हैं, देखें, जब तक जिन लोगों ने जेलों में होना है वो जेलों में नहीं होंगे, और जिन्होंने बाहर होना है वो बाहर नहीं होंगे, जब तक ये मुल्क नहीं चल सकता। जब तक कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, जब तक हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो कि मशहूर हुई थी 1950s में हमारे जुडिशरी की तरफ से, उसको लेंगे नज़रिया ज़रूरत कि जी ये हमारी ज़रूरत है, इस पे खाया पिया माफ़ कर दो, ये कर दें। और दूसरा, पाकिस्तान देखें, हमारे मुल्क में 40% से ज़्यादा लोग आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी याशियाँ आप देखें तो आप एक तरफ आप पीएम हाउस चले जाएं, पीएम सेक्रेटेरिएट चले जाएं, चलें फ़ौजियों की किसी उसमें चले जाएं आप, ठीक है कि नहीं, उधर देखें, और फिर आप आम आदमी को देखें भाई, तो द डिफरेंस इज़ सो मच। जब तक ऊपर से ऑस्टेरिटी नहीं आएगी, हम्बलनेस नहीं आएगी, लोग कहेंगे यार अगर हमने आवाम के पेट पे पत्थर बांधना है तो पहले हम बांधें, जब तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। सर, जब तक ये लोग हुकूमत में नहीं आते ना, ऑस्टेरिटी की बातें सारे ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैं डरते हुए कहा आपको। हाँ। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो आखिर में हमारा एक सेगमेंट होता है, मैं आपके सामने 4 नाम लूँगी, आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है। पहला नाम है जी आपके सुतेले काज़िन नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ की उनकी खूबी है कि उनमें थोड़ी हम्बलनेस है, क्या कहते हैं, रवादारी है, कम से कम सामने जब जाएं उनके कितना भी उनको गुस्सा हो तो वो अच्छी तरह मिलते हैं। अच्छा। और बाकी अच्छी शख्सियत उनकी अच्छी है। बुरी तो हर एक हुक्मरान की ये होती है कि कानों के कच्चे होते हैं। अच्छा। कोई जाए कहेगा इजाज़ुल हक जी वो तो उठा के आप आना चाह रहे हैं तो कहेंगे यार इसको दूर कर दो मुझसे। ये हर एक के थोड़ा बहुत होता है, ये उनकी खामी। हमारे ज़्यादातर हुक्मरानों का जो मेरा मुशाहिदा है, कानों के कच्चे होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अच्छा। दे हैव अ कॉम्प्लेक्स, उनको एहसास है, कमतरी तो नहीं कहूँगा, कॉम्प्लेक्स होता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद कि हाउ डिड वी गेट हेयर और हमने कैसे मैनेज करना है। इनसिक्योरिटी, दैट्स द राइट वर्ड। हाँ। अच्छा सर, अगला नाम है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब भी ज़िद्दी हैं, थोड़ा सा दिलेर हैं। अच्छा। उनके अंदर पाकिस्तानियत जो है वो भरी हुई है, ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, लेकिन उनके भी ये पिछले 3.5 साल हाथ बंधे रहे हैं। तो सर उनकी खामी ये है कि जो मुंह में आता है बोल देते हैं, सोचे समझे बगैर। आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मेरा बहुत कम इंटरेक्शन है। अच्छा। लेकिन जितना है उसमें मैं ये कहूँगा कि दोस्तों के दोस्त हैं, और यही कह सकता हूँ दोस्तों के दोस्त हैं। अगर आप मुझे कहेंगे उनकी बुरी बात क्या है तो मैं आपको नहीं बता सकूँगा, मैं उतना उनको जानता नहीं। अच्छा, तो सर उनकी पार्टी में से किसी और का नाम ले लें जिसकी आप खामी भी बता सकें। उनकी पार्टी के जितने लोग हैं सब मेरे दोस्त हैं और सब मेरे साथ हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी मेरे साथ स्कूल में था। चलिए सर, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी, शाह महमूद भी पहले पीपल्स पार्टी में होते थे। इनके वालिद मेरे वालिद के साथ बड़े दोस्त थे। तो इन सब गिलानी साहब की एक खूबी और एक खामी बताते हैं। गिलानी साहब भी दोस्तों के दोस्त हैं। खामियां उनकी मुझे पता नहीं, लेकिन उन पे
इल्ज़ामात बड़े लगे थे कि उन्होंने अपने जो सिबलिंग्स थे या बच्चे थे उनको कंट्रोल नहीं किया। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन साहब। चौधरी शुजात प्रॉब्ली अगर आप मुझसे पूछें ना, इज़ द बेस्ट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। ये आखिरी कदम जो उन्होंने उठाया ना, इस पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इस वक्त उनको इमरान खान का साथ छोड़ना नहीं चाहिए था, और फैमिली के अंदर जो स्प्लिट आया है। सर यूँ आपकी बातों से तो ये इंप्रेशन जा रहा है देखने वालों को या मुझे भी कि आप पीटीआई के हैं। क्या आप तो पीटीआई का हिस्सा हैं फिर। देखिए, इस वक्त मेरी आई एम ऑलवेज विद द अंडरडॉग। मैंने उनको मुश्किल में देखा, 3.5 साल नहीं मिला। मैं 5 मार्च को पहली दफ़ा गया हूँ, उसके बाद मेरी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि किसी तरह से हमारा जमहूरी सिस्टम जो है, जो डीरेल हुआ है, इसको वापस पटरी पे चढ़ा दें। ठीक है, और चौधरी साहब की खामी यही है चौधरी कि जो साहब उन्होंने इस लास्ट ये सिर्फ चौधरी साहब का पाकिस्तान में अगर नवाबजादा नसरुल्लाह के बाद किसी को कहना ऐसा पॉलिटिशियन है जो सबके साथ को लेकर चल सबको सकता है। बिठा सकते हैं एक मेज़ पे, हाँ, बिल्कुल। तो अगर उनकी ये सेहत थोड़ी ठीक होती ना, तो इस वक्त पाकिस्तान में इतना हंगामा रही ना हो। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामना दे। सर आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी एक खूबी और एक खामी बतानी है। मेरे में खामी ये है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, वाकई और सर। खूबी ये है कि मुझे मेरे साथी कहते थे कि जितना भी टर्मोइल हो, वो कहते थे तेरा ब्लड प्रेशर जो है ना 120/80 रहता है। ओह, आइडियल तो बीपी। कहते हैं हम परेशान रहते हैं और आप रिलैक्स रहते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी खूबी है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। Thank you very व्यूअर्स, much. आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।